नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे जासूस की कहानी में गहराई तक उतरेंगे जिनका नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, पर काम बहुत बड़ा था। रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। जी हाँ, उनकी कहानी वाकई असाधारण है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के कुछ अहम हिस्सों पर रोशनी डालती है, और हमारा इरादा है कि इस हैरत अंगेज कहानी के सबसे जरूरी पहलुओं को समझा जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं, ये पहचान, बलिदान और गुमनामी की भी कहानी है। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी पहचान ही दांव पर लगा दी। सोचिए जरा, राजस्थान के श्री गंगानगर का एक कॉलेज स्टूडेंट थिएटर करता था, वो कैसे पाकिस्तान पहुंचकर वहां की सेना में मेजर बन गया। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, परत दर परत। रविंद्र कौशिक, जन्म 11 अप्रैल 1952, श्री गंगानगर में, भारत पाक सीमा के बिल्कुल पास। पिताजी वायुसेना में थे। अच्छा। कॉलेज में थिएटर में कमाल के थे, इतने कि लखनऊ में एक नेशनल लेवल ड्रामा फेस्टिवल चल रहा था, और वहीं भारत की जो बाहरी खुफिया एजेंसी है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हाँ, रॉ, उनकी नजर इन पे पड़ी। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। हाँ, महज 21 साल की उम्र थी उनके। 1973 में रॉन ने उन्हें चुन लिया। फिर तो जाहिर है ट्रेनिंग हुई होगी। जबरदस्त ट्रेनिंग, दिल्ली में पूरे 2 साल लगे। और ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। मतलब सिर्फ जासूसी के गुर नहीं, उन्हें उर्दू सिखाई गई, एकदम महारत हासिल करवाई। इस्लाम के रीति रिवाज, पाकिस्तान का भूगोल, वहां के तौर तरीके, रहन सहन। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी रविंद्र कौशिक की पहचान को पूरी तरह मिटा देना। पूरी तरह? हाँ, पुरानी जिंदगी का हर निशान खत्म। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, बाकायदा खतना करवाया गया, और एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। नबी अहमद शाकिर। जी, सारे भारतीय कागजात नष्ट, एक पूरी नई जिंदगी, नई पहचान गढ़ दी गई। सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर तो बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल। और फिर 1975 में नबी अहमद शाकिर बनकर वो पाकिस्तान पहुंचे। कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। हाँ, कानून की पढ़ाई की, और फिर पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी मिल गई। और वहां से तरक्की करते करते मेजर बन गए, पाकिस्तानी सेना में मेजर। जी, मेजर नबी अहमद शाकिर। ये उनकी कामयाबी का सबूत था, कितना गहरा वो घुल मिल गए थे। कमाल है। और सिर्फ नौकरी ही नहीं, सुना है उन्होंने वहां शादी भी की। हाँ, ये भी एक पहलू है। अमानत नाम की एक पाकिस्तानी महिला से शादी की, उनका एक बच्चा भी हुआ, एक पूरी गृहस्थी बसा ली। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि उस रिश्ते की बुनियाद एक इतने बड़े राज पर टिकी थी। यकीनन उनके निजी जीवन का ये द्वंद्व कितना गहरा रहा होगा। फिर आया 1979 से 1983 का वो दौर, जब उन्होंने सबसे ज्यादा अहम जानकारी भारत भेजी। हाँ, ये उनके मिशन का पीक टाइम था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना से जुड़ी बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भारत भेजी। किस तरह की जानकारी होती थी वो, कुछ अंदाजा है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, उनमें पाकिस्तानी फौज की तैनाती कहाँ है, उनकी आगे की योजनाएं क्या हैं, कौन से नए हथियार खरीद रहे हैं, उनके सैन्य ठिकानों की लोकेशन, ऐसी बहुत सी अहम बातें। ये जानकारी तो भारत के लिए बेशकीमती रही होगी। बहुत ज्यादा। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी भेजी जानकारी इतनी सटीक और महत्वपूर्ण थी कि उसने भारत को कई बार बड़ी सामरिक बढ़त दिलाई। और शायद इसी वजह से उन्हें ब्लैक टाइगर का वो नाम मिला था। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने खुद उनकी बहादुरी और कामयाबी को देखते हुए उन्हें ये उपाधि दी थी, ब्लैक टाइगर। वाह। लेकिन जासूसी की दुनिया है, सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहता है ना? नहीं रहता। कामयाबी अक्सर अपने साथ खतरा भी लाती है। तो फिर क्या हुआ? कैसे उनका मिशन, मतलब कैसे वो पकड़े गए? ये हुआ सितंबर 1983 में। एक गलती हुई। रॉ ने एक और एजेंट, इनायत मसीह नाम का, उनसे संपर्क साधने के लिए पाकिस्तान भेजा। अच्छा। लेकिन मसीह वहां पकड़ा गया। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने जब पूछताछ की, शायद टॉर्चर भी किया गया हो, तो उसने रविंद्र कौशिक की असली पहचान बता दी। नबी अहमद शाकिर असल में रविंद्र कौशिक है, एक भारतीय जासूस। तो ये उनके लिए अंत की शुरुआत थी। बिल्कुल। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, सियालकोट के एक इंट्रोगेशन सेंटर में ले जाया गया। वहां 2 साल। 2 साल? हाँ, 2 साल तक भयानक टॉर्चर किया गया, बहुत ज्यादा। उसके बाद 1985 में मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तो उन्होंने फिर कई साल जेल में गुजारे? तकरीबन 16 साल
पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में, सियालकोट, कोट लखपत, मियांवाली। इतने लंबे अरसे तक जेल में क्या उनका बाहर की दुनिया से, अपने परिवार से कोई संपर्क हो पाया? हाँ, ये बात भी सामने आती है कि वो किसी तरह बहुत चोरी छुपे अपने परिवार को खत भेज पाते थे। अच्छा। उन खतों में उनका दर्द, उनकी तन्हाई, उनका अकेलापन झलकता था, शायद सिस्टम से निराशा भी। एक खत में उन्होंने लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए मरने वालों को यही मिलता है? दिल तोड़ने वाली बात है ये तो। एक और लाइन थी जो बहुत कुछ कहती है, अगर मैं अमेरिकी होता तो क्या मैं अब तक यहीं सड़ रहा होता? ये उनकी हताशा और शायद ये एहसास कि उन्हें भुला दिया गया है उसे दिखाता है। बिल्कुल। और उनका अंत कैसे हुआ? अंत भी दुखद ही था। 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में ही उन्हें फेफड़ों की टीबी हो गई थी और दिल की बीमारी भी थी। उसी वजह से उनकी मौत हो गई। और उन्हें दफनाया कहाँ गया? वही मियांवाली जेल के अहाते में ही कहीं उन्हें दफना दिया गया, गुमनामी में। एक तरफ ये अनुमान कि उनकी जानकारी ने हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई होगी। हाँ, कुछ अनुमान 20,000 सैनिकों तक का आंकड़ा बताते हैं। और दूसरी तरफ ये अंत और ये तथ्य कि भारत सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर उनके मिशन को स्वीकार ही नहीं किया। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक तो यही सच है। ना उनके जीवन काल में, ना उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से उनके इस योगदान या बलिदान को स्वीकार या सम्मानित किया। ये वाकई एक दुखद पहलू है। बहुत दुखद। ये उनके जैसे कई गुमनाम नायकों की कहानी का कड़वा सच है शायद। हालांकि फिल्मों ने जरूर उनकी कहानी से प्रेरणा ली है। एक था टाइगर का जिक्र आता है, हालांकि नाम नहीं लिया गया। फिर रोमियो अकबर वॉल्टर। हाँ, और अब अनुराग बसु की एक फिल्म ब्लैक टाइगर की भी बात चल रही है, शायद सलमान खान होंगे उसमें। अच्छा। तो हाँ, सिनेमा शायद उनकी कहानी को किसी न किसी रूप में जिंदा रख रहा है। तो ये थी कहानी रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की। संक्षेप में, एक कॉलेज के मंच से शुरू होकर दुश्मन देश की सेना में मेजर बनने तक का सफर, और फिर जासूसी की बुलंदियों से गुमनामी के अंधेरों में खो जाने तक का। रविंद्र कौशिक वाकई एक असाधारण अंडरकवर एजेंट थे। हिम्मत, समर्पण, लेकिन अंत दुखद और गुमनाम। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि देश की सुरक्षा के नाम पर कुछ लोग क्या कुछ बलिदान कर देते हैं। बिल्कुल, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, सब कुछ, और अक्सर इतिहास उन्हें याद भी नहीं रखता। तो यहाँ एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हमारे पास ऐसे गुमनाम नायकों के योगदान को याद रखने, उन्हें सम्मान देने के बेहतर तरीके होने चाहिए, खासकर तब जब उन्होंने देश के लिए सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो?